नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज यानी 16 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 की अधिसूचना चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। देखो, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनावी होता है और चुनावी उत्सव की आगाज शुरू हो गई है। आज हमारी इस क्लास का जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय यह है कि जो चुनाव में अधिसूचना कौन जारी करता है। हम बहुत बार सुनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा, लोकसभा चुनाव की, राज्य विधानमंडल के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। इसी के साथ चुनावी कार्यक्रम होता है और चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही क्या हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही क्या लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आज की क्लास का टॉपिक यही है। संक्षिप्त रूप से आपको यह बताएंगे कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, इसी के साथ चुनावी कार्यक्रम होता है, चुनाव संचालित करवाने की शक्ति किसके पास है, साथ ही आदर्श आचार संहिता क्या है, इन सब की जानकारी आज की क्लास में मिलेगी आपको। तो मैं जीसी जाखड़ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जैसा कि आज भारत के निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन आयोग है, वो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख आपको पता है अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है ना। और उसका काम है निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव का संचालन करने के लिए। और अभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर काफी बार सवाल भी उठे हैं। पिछले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था नियुक्ति के संबंध में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्ति की एक प्रक्रिया डिसाइड की थी, लेकिन उसका ओवरराइड कर दिया। उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को समाप्त करते हुए संसद ने कानून बनाया और संसद ने फिर नई प्रक्रिया बताई। तो निर्वाचन आयोग की बात अलग करेंगे। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, साथ ही चुनाव कार्यक्रम कौन करता है, कौन संचालित करता है, चुनाव की जो संचालन का काम वो किसके पास है। देखो दोस्तों, हमारे संविधान में यानी जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के द्वारा चुनावों का संचालन करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब हमारे संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग एक तो क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जैसा कि आपने सुना होगा, और एक कौन सा निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना दोस्तों। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसकी बात अनुच्छेद 324 में की गई है, और राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी बात कहां की गई है, अनुच्छेद 243 के में की गई है, ठीक है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये बाद में स्थापित हुआ है 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के बाद, और इसका मुख्य काम होता है पंचायतों में स्थानीय स्वशासन के चुनाव संचालित करवाना, ठीक है ना। और भारत का निर्वाचन आयोग है, उसकी बात अनुच्छेद 324 में कही गई है। जो संविधान लागू हुआ 26 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्थापित हो जाता है, और इसीलिए हमारे देश में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास का मुख्य विषय है कि जो चुनाव होते हैं, देखो दोस्तों, चुनाव 3 टाइप के होते हैं। आम चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं और मध्यावधि चुनाव होते हैं। कभी सुना हो तो आपने इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव, अभी आम चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, आम चुनाव 2024, ठीक है ना। उपचुनाव होता है जिसे बाई इलेक्शन कहा जाता है, और मध्यावधि चुनाव जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। सामान्यतः आम चुनाव वो होते हैं जो कार्यकाल पूरा होने पर एक साथ करवाए जाए। जैसे अब 17वीं लोकसभा कार्यकाल पूरा हो गया, 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में एक साथ लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। उपचुनाव जैसे कोई सीट खाली हो जाती है, उस सीट पे 6 महीने में उपचुनाव करवाया जाता है। और मध्यावधि चुनाव उन चुनाव कहा जाता है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसको डिजोल्व कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो चुनाव करवाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। तो अभी बात चलेगी आम चुनाव 2024 की, जनरल इलेक्शन 2024।
यानी आज 16 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा, कौन से लोकसभा दोस्तों, 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा की है। आम चुनाव की यानी घोषणा की है, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहला सवाल, अब चुनाव का संचालन करने की शक्ति तो किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान का 324, भारत के संविधान का भाग तो कौन सा है, 15 है, और भाग 15 में अनुच्छेद 324 का खंड 1 क्या कहता है, संसद प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 324(1) यानी संसद प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबके निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और इन सबके निर्वाचन के संचालन का, और इन सबके निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, समझिएगा दोबारा से, यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 324(1) का संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं कि संसद प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट, निर्वाचक नामावली तैयार करना, और इन सबके निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये 3 शब्द हैं, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होगी, एक आयोग के पास होगी, जिसे क्या कहा गया है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो पहले सवाल का जवाब आपके, यानी हमारे देश में चुनाव का संचालन, चुनाव किसमें क्या हो गया, संसद, संसद में क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल, विधानमंडल में क्या जाता है, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव के, इनके निर्वाचन के लिए एक तो क्या करेंगे, निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे, और इन सभी के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, यानी कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस, यानी अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होगी, निर्वाचन आयोग के पास होगी, जिसे क्या कहा गया है, भारत का निर्वाचन आयोग। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि भारत के निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव का संचालन करवाता है, चुनाव संचालित करता है, किन किन के, संसद के, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, इन सब के चुनाव का संचालन करने की शक्ति किसके पास है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है ना दोस्तों। अब भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, वो 25 जनवरी 1950 को स्थापित होता है और वर्तमान में 3 सदस्य है। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुत सदस्यीय है, एक जिसका अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है तथा निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। ठीक है ना। और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। ठीक है। और पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो ये तो संक्षिप्त बात हो गई दोस्तों। तो ये निर्वाचन आयोग इनके चुनाव संचालित करवाता है। अब चुनाव के संचालन के लिए संसद ने कानून बनाए, इलेक्शन लॉ बनाए, जिसमें एक कानून है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950। चुनाव कानून चुनाव के संचालन के लिए दलों को मान्यता देना, लोकसभा सीटों का परिसीमन करना, विधानसभा सीटों का परिसीमन करना,
इसके लिए चुनाव कानून बनाए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संसद के द्वारा बनाया गया, और एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और समय समय पे इनमें संशोधन किया जाता है दोस्तों। तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग को शक्ति क्या देता है, इसी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो संसद है, जो राज्य विधानमंडल है, इनके सदस्यों की अयोग्यताओं की बात कही गई है। इसी के तहत चुनाव की अधिसूचना की प्रावधान किया गया, ठीक है ना। और इसी के तहत राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता देने की बात कही गई है। दोबारा से सुनिएगा, चुनावों का संचालन करने के लिए भारत की संसद ने निर्वाचन कानून इलेक्शन लॉ बनाए, जिसमें एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, जिसे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहा जाता है, और एक आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ठीक है ना दोस्तों। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके माध्यम से क्या प्रावधान, सदस्यों की निर्योग्यताओं अयोग्यताओं की बात कही गई है। कुछ योग्यताएं, मूल योग्यताएं संविधान ने बता दी, लेकिन उसके अलावा संसद विधि द्वारा सदस्यों की अन्य योग्यताओं का निर्धारण भी कर सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण कर सकती है। इसी के तहत चुनाव का अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होगी, और इसी के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने की शक्ति किसके पास होगी, ये बातें जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बताई गई है। तो यहां यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी धारा यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 है और धारा 15 है। ध्यान से सुनिएगा, धारा 14 और धारा 15। धारा 14 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि लोकसभा जो अभी चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे करता है, ठीक है ना दोस्तों। और इस धारा 15 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा में चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल। किसके सिफारिश पे, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे। अब दोबारा से आपको मैं आसान भाषा में बता देता हूं। जैसे लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव करवाए जाते हैं, तो 17वीं लोकसभा भी कार्य चल रही, रनिंग लोकसभा 17वीं लोकसभा है, और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसलिए 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई। तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की अधिसूचना जारी करने की शक्ति जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। और राष्ट्रपति ऐसा निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे करते हैं। और इसी तरीके से राज्यों की विधानसभा है, विधानसभाओं में जो आम चुनाव होते हैं उनके अधिसूचना जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, जो निर्वाचन आयोग की सिफारिश से करता है, ठीक है ना। तो पहला सवाल, अब जो लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, इनके अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और चुनावी कार्यक्रम जो आज घोषणा किसने की है, निर्वाचन आयोग ने की है। और निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की, और आपने सुना कि अभी जो 2024 के 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हैं, वो आम चुनाव कितने चरणों में होंगे, वो होंगे 7 चरणों में। जनरल इलेक्शन 2024 यानी 18वीं लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना। दोस्तों, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटें
कितनी निर्वाचित सीटें? 543। तो 543 सीटों पर निर्वाचन करवाया जाएगा और निर्वाचन की कार्यक्रम बता दी कि टोटल जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को होगा और इसमें 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस चरण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का, और कितने राज्यों की है? 21 राज्यों की है। इसी तरीके से फेज 2 है, चरण 2 है, उसमें 26 अप्रैल को 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और इसमें 13 राज्यों की 89। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर होगा और पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 और 49 पे, और छठवें चरण में 7 राज्यों की 57 और सातवें चरण में कितना हो गया? 8 राज्यों की होगी और 57 सीटों का हो गया। तो दोस्तों ये 543 जो लोकसभा सीट है इसमें राज्य व संघराज्य क्षेत्र सबका मिलाकर है। राज्य व संघराज्य क्षेत्र हैं दोस्तों, और राज्य तो कितने हैं? 28 और 8 क्या है? संघराज्य क्षेत्र। इनसे वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीट कितनी है? 543 है, जिसका चुनावों की घोषणा होगी है और मतगणना कब होगी? 4 जून को होगी। तो 18वीं लोकसभा 4 जून को कौन सदस्य निर्वाचित होके आया, कौन नहीं होके आया, ये पता हमें चल जाएगा 4 जून को। और इन लोकसभा जो सदस्य हैं हमारे, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कितने? 25 लोकसभा सीट है। राजस्थान में कितनी है? तो 25 लोकसभा सीट है। इनका निर्वाचन 2 चरणों में करवाया जाएगा। तो लोकसभा सीट है तो उस पे जो उम्मीदवार चुनकर जाता है, निर्वाचित होके जाता है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से, और निर्वाचन की पद्धति आती है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व तो प्रणाली है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मत है, और गुप्त मतदान हम करते हैं। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेगा, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका निर्वाचक नामावली में नाम है, वह इस चुनावी महोत्सव में, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें मतदान करेगा। ठीक है ना? तो यहां पे 2 बातें आपको क्लियर होगी। पहली बात, चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है। दूसरी बात, चुनाव का संचालन कौन करता है। अब तीसरी बात जो आपको सुनने को मिली है, यानी आदर्श आचार संहिता। क्या सुनने को मिली है? आदर्श आचार संहिता, जिसे कहा जाता है एमसीसी। इस आदर्श आचार संहिता को क्या कहा जाता है दोस्तों? एमसीसी कहा जाता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता है, इसको कहा जाता है एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्यों होती है? देखो दोस्तों, हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल्य है निष्पक्ष चुनाव का संचालन। चुनाव सही तरीके से संचालित हो, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार बने। तो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सीधा सा यह है कि चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और वो कब तक लागू रहेगी? वो लागू रहेगी जिस दिन चुनावों के परिणाम की घोषणा होगी। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक आचार संहिता हो जाती है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करे। सीधी सी बात है, हम मतदान करेंगे तो हमारे मतदान हम निष्पक्ष होकर करें। कोई भी उम्मीदवार या सरकार है वो ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसी कोई नीतियां ना अपनाए जो हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित करे। और मतदान व्यवहार को प्रभावित करेगा तो दोस्तों निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे ना। तो मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित ना किया जाए और व्यवस्थित रूप से लोकतंत्र के चुनाव महोत्सव का अच्छा फायदा किया जाए, यानी अच्छी तरीके से चुनाव का आयोजन करवाया जाए, इसलिए आचार संहिता लागू की जाती है। तो आचार संहिता की सामान्य बातें, कोई भी ऐसी सरकारी घोषणा नहीं होंगी जैसे आप हम करें कोई वैकेंसी होगी या कोई भी सरकार की योजना ही होगी। अब चुनाव के आचार संहिता लगते ही चुनाव की जो दलों की होर्डिंग्स लगी रहती है, सरकार की योजनाओं की होर्डिंग्स लगी रहती हैं, वो सब हटा दी जाएंगी। यानी उससे क्या होगा? लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी। अब ये आचार संहिता की बात करें कि आचार संहिता कोई संविधान मूल्यकित नहीं है दोस्तों। आचार संहिता संविधान मूल्यकित नहीं है। यहां तक कि हमारे जो पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में 489 लोकसभा सीटों के, तो पहले आम चुनाव में आचार संहिता का कोई प्रावधान नहीं था।
लेकिन निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की सहमति से ये एमसीसी की तैयार करता है, मोड इन कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है, ताकि वो दल भी सहमत हो और निर्वाचन आयोग। तो पहली बार आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल में हुई थी और उसके बाद में 1962 के जो लोकसभा के आम चुनाव थे, तीसरी लोकसभा के आम चुनाव, उनमें आचार संहिता का प्रावधान लागू किया। तो आचार संहिता क्या है, कैसे है, क्या क्या इसमें दल कर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रतिबंधित होता है, क्या क्या इसमें प्रतिबंधित नहीं होता, इसका विस्तृत जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देखोगे तो उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो तीनों सवालों का जवाब मिल गया ना। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव का संचालन कौन करवाता है, और आदर्श आचार संहिता क्या है, और भी ऐसी ही विस्तृत बातें समझने के लिए हम अलग से क्लास लेके आ जाएंगे, जिसमें निर्वाचन आयोग की बात अलग से हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता के जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आज यानी 16 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसी के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। तो यानी कुछ राज्यों में उपचुनाव भी होंगे। तो 2024 में निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव की भी, लोकसभा में आम चुनाव की, 4 राज्यों में, जिनमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और ओडिशा है, इन 4 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा में उपचुनाव की भी घोषणा की है, कार्यक्रम की घोषणा की है। और जैसे ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है, उसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और वो कब तक लागू रहेगी? जिस दिन चुनावों का परिणाम आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी करंट का इश्यू जानना हो तो जुड़े रहिएगा। साथ ही राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जीसी कैंपस बाय जीसी जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लास फ्रॉम लाइव आपको क्लासेज मिलेंगी और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, पॉलिटी के करंट के बारे में, समसामयिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए जीसी जाकर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।